नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कृष्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो? बड़े मस्त होंगे। और इस कोरोना काल के अंदर जब सारे शिक्षा के साधन बंद हो चुके हैं तो उत्कृष्ट लेकर आया है आप लोगों के लिए खुशियों की सौगात और आपके सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। जी हां साथियों, चलिए हो जाइए तैयार इस महा मैराथन क्लास के अंदर एक लंबा सफर करने के लिए, एक लंबी यात्रा तय करने के लिए। सच कहा है मेरे प्यारों किसी ने, ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया, यह मैंने खुद से वादा किया है। जी हां विद्यार्थियों, खुद से वादा कर लो, फिर सारी कायनात आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा साथ देगी। कोई रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं। उसी रुकावट और अड़चन को दूर करते हुए रखी गई है आप लोगों के लिए महा मैराथन क्लास। और महा मैराथन क्लास के अंदर बात करेंगे आज संसाधन और विकास के बारे में। जी हां विद्यार्थियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, संसाधन। सबसे पहले हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी होगी संसाधन होता क्या है। संसाधन के बारे में बात करें तो संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन की परिभाषा से हम लोग हमारी बात को प्रारंभ करेंगे। तो संसाधन की परिभाषा क्या होगी? संसाधन की परिभाषा देखी जाए, संसाधन है क्या? हम अपने आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं, उनको उपयोग में लेते हैं और उनको अपने जीवन के अंदर नाना प्रकार से काम में लेते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर आ रही है। कभी आपने सोचा होगा इनको क्या कहा जाता हो? कई सारी चीजें होंगी जिनको हम अपने उपयोग के अंदर नहीं लेते होंगे। तो उपयोग में लेने वाली और उपयोग में न लेने वाली उन वस्तुओं के बीच में जो अंतर है, बस उसी अंतर से हम लोग हमारे संसाधन को पकड़ेंगे, हम लोग हमारे संसाधन तक पहुंचेंगे और संसाधन की परिभाषा को जानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो तैयार हो आप लोग संसाधन को जानने के लिए, संसाधन की परिभाषा तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले देखा जाए ये संसाधन है क्या। संसाधन की परिभाषा के बारे में बात करें तो मित्रों, सरल शब्दों के अंदर आप लोगों को कहूं तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी साधन काम में आते हैं उन साधनों को संसाधन कहा जाता है। यानी हमारी आवश्यकता को, जो मानवीय आवश्यकता है, उन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो चीजें हम अपने काम में ले रहे हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होगी? वो सारी की सारी चीजें संसाधन कहलाएगी। हम इस परिभाषा को कैसे लिखें? अपने आसपास एक बार नजर उठाकर दौड़ो। आप लोग विद्यालय के अंदर बैठे हो तो लिखने के लिए पेन काम में ले रहे हो, पढ़ने के लिए पुस्तक काम में ले रहे हो, बैठने के लिए बेंच काम में ले रहे हो, ऊपर आप लोगों के पंखा चल रहा होगा, या अभी आप और हम जो संवाद कर रहे हैं वो संवाद किसके माध्यम से हो रहा है? वो संवाद हो रहा है मोबाइल के माध्यम से। ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही है? आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। और जो ये सारी आवश्यकताएं को पूरा करने वाली वस्तुएं हैं, यही वस्तुएं प्यारों क्या कहलाती है? यही वस्तुएं संसाधन कहलाती है। इन्हीं वस्तुओं को क्या कहते हैं? इन्हीं वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। इन्हीं वस्तुओं का नाम है संसाधन। तो परिभाषा के रूप में देखें, परिभाषा के रूप में क्या आएगा? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं। परिभाषा देखी जाए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। यहां तक रुकेंगे नहीं, अब इस परिभाषा को और आगे बढ़ाएं। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं संसाधन तो कहलाती है, लेकिन वो वस्तुएं होनी कैसी चाहिए? तो साथ साथ में बताया गया है उन वस्तुओं को बनाने के लिए, उन वस्तुओं को बनाने के लिए, उन वस्तुओं को बनाने के लिए या उपयोग में लेने के लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी, या फिर टेक्नोलॉजी को हम कहें तो प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, बस एक शब्द याद रखना है। और कौन सा शब्द याद रखना है? शब्द याद रखना है हम लोगों को प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। बस इस टेक्नोलॉजी को यहां से पकड़ो। यहां क्या पकड़ा हम लोगों ने? आवश्यकता। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं जिन्हें उपयोग में लेने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के बिना वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा, तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। फिर दूसरी बात करें, वो आर्थिक रूप से संभाव्य हो। वो आर्थिक रूप से कैसी हो? आर्थिक रूप से बताया जा रहा है आर्थिक रूप से संभाव्य हो। आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब क्या होगा? किसे कहेंगे हम संभाव्य?
तो ध्यान रखना यहां संभाव्य क्या है। जैसे उदाहरण लेकर मैं बता दूं, मैंने एक सोने का कुछ वस्तु, सोने की कुछ मान ली अंगूठी ली। अब सोना क्या है, आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तु है। अब सोना मैंने तो लिया 5,000 के अंदर, लेकिन 10 साल बाद मुझे उस सोने के 50 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। क्या वो संसाधन है? वो संसाधन नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? उसकी कीमत भी बढ़ती रहनी चाहिए। संभाव्य का मतलब क्या? आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब क्या होगा? उस वस्तु की कीमत भी क्या होगी? कीमत भी बढ़ती रहनी चाहिए, कीमत भी निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। वो क्या होगा? वो संसाधन के अंदर काउंट होगा। तो दो आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं, जिन्हें बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हो और साथ साथ में आर्थिक रूप से वो संभाव्य हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, जो क्या हो? जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो या सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उस वस्तु को क्या कहा जाता है? उस वस्तु को मेरे प्यारों कहा जाता है संसाधन। तो ये थी हमारी संसाधन की परिभाषा। एक बार फिर देखें हम संसाधन की परिभाषा, तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वे वस्तुएं जिन्हें बनाने के लिए टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी हो, और बिना टेक्नोलॉजी के तो बन नहीं सकेगी। तो टेक्नोलॉजी होनी सबसे पहली आवश्यकता, पहली जरूरत क्या है? टेक्नोलॉजी। उसके बाद में वो आर्थिक रूप से कैसी हो? संभाव्य हो। और आर्थिक रूप से संभाव्य हो, और चौथी बात, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संसाधन। उसे किस रूप में कहेंगे? उसे हम कहेंगे संसाधन। अब प्यारों देखो, इस संसाधन का यहां हम लोग देखें तो हम लोगों ने एक शब्द काम में लिया है, प्रौद्योगिकी। अब ये जो प्रौद्योगिकी है, इस प्रौद्योगिकी का मानव के साथ में, भौतिक पर्यावरण के साथ में और इन संस्थाओं के साथ में अंतर संबंध होता है। वो अंतर संबंध किस प्रकार का होता है? ये चारों चीजें आपस के अंदर एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले हम बात करें तो इनमें से अधिकांश संसाधन जो है वो कैसे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे मैं उदाहरण लेकर बताऊं तो मैंने उदाहरण ले लिया लोहा। अब लोहा जमीन में से निकल रहा है। वो लोहा कैसा है? कच्चा लोहा है। वो लोहा जमीन में से निकलने के बाद हमारे काम में आने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? उस लोहे को कहीं ना कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग, उस लोहे को उपयोग में लेने के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ली जाए जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जो लोहा है, वो लोहा हमारे काम में आ जाए। तो यहां ये जो लोहा था, इस लोहे को काम में लेने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई है, वो टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाई गई है? वो टेक्नोलॉजी बनाई गई है मानव के लिए। वो लोहा किसके काम में आने वाला है? वो लोहा काम में आने वाला है मानव के। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से इस लोहे का जो रूप परिवर्तित होगा, वो रूप परिवर्तन कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्था के अंदर होगा। वो संस्था कौन सी है? जैसे मैं यहां लिख देता हूं उद्योग, या मैं लिख देता हूं कोई कारखाना। कारखाना भी किसके द्वारा लगाया गया है? ये भी लगाया गया है मानव के द्वारा। वो प्रकृति से प्राप्त चीज किसके काम में आ रही है? मानव के काम में आ रही है। वो कौन मानव है? वो मानव जो है वो उस काम में लेने के लिए किसका उपयोग कर रहा है? प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। और साथ ही साथ किसके माध्यम से कर रहा है? उन संस्थाओं के माध्यम से कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आ जाती है? संसाधन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है मानव। तो हमने यहां जो परिभाषा देखी थी, वह हम लोग लिखे हमारी की जगह अगर हम यहां पे लिख दें मानव की आवश्यकता, तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वे वस्तुएं हैं जिन्हें बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हो, जिन्हें आर्थिक रूप से संभाव्य हो और साथ ही साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे संसाधन। अब हम करें संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का मुख्य रूप से वर्गीकरण करें तो देखो, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे होगा? मोटे रूप से हम देख ले संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण हो जाता है, एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं वो प्राकृतिक संसाधन। यहां संसाधन देखा जाए तो हम संसाधनों के अंदर देखें तो संसाधन दो प्रकार से हुए। दो प्रकार से कौन कौन से हुए? एक संसाधन तो हो गए प्राकृतिक संसाधन। एक संसाधन कौन से हो गए? एक संसाधन तो हो गए प्राकृतिक संसाधन और दूसरे हो गए मानव निर्मित संसाधन। दूसरे कौन से हो गए? दूसरे हो गए मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा रूप और देख लिया जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा मानव स्वयं, यानी मानव संसाधन।
तीसरा रूप कौन सा आ जाएगा? मानव स्वयं क्या है? मानव स्वयं एक संसाधन है। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहां हम प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा क्या होगी? प्रकृति कैसे, किसे कहते हैं, होती क्या ये प्रकृति? तो बताया गया है जो सीधा हम लोगों को प्रकृति से प्राप्त होता है उसके अंदर मानवीय क्रियाकलाप कुछ भी ना हो। जैसे हम बात करें जो सीधा प्रकृति से प्राप्त हो, जो सीधा प्रकृति से प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्राकृतिक संसाधन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो यहां उदाहरण के रूप में हमारे सामने आ रहा है हवा हो गया, पानी हो गया, जंगल हो गया, नदियां हो गई, नदियां पानी के साथ में हम इंक्लूड कर देते हैं, साथ साथ हम देखें चट्टानें हो गई या धातुएं हो गई। ये सारे के सारे संसाधन कैसे हैं? ये सारे के सारे संसाधन है प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन कैसे हैं? ये संसाधन है प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद में देखें मानव निर्मित संसाधन, बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है मानव निर्मित संसाधन। कैसे मानव निर्मित संसाधन को जाने, कैसे मानव निर्मित संसाधन की परिभाषा को व्यक्त करें? तो मानव निर्मित संसाधन की जब परिभाषा देखेंगे तो मानव निर्मित संसाधन की परिभाषा के अंदर क्या आएगा? ऐसे संसाधन जिन्हें प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके मानव आवश्यकता के अनुसार क्या कर रहा है? रूप बदल रहा है। जैसे उदाहरण दें लोहा। अब लोहे को मनुष्य ने नहीं बनाया है, लोहा प्रकृति ने बनाया है, लेकिन प्रकृति से प्राप्त उस कच्चे लोहे को मनुष्य ने लिया और मनुष्य ने उस कच्चे लोहे को लेकर फिर क्या किया? कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारखाने के अंदर या हम कहें तो कोई फैक्ट्री के अंदर ले जाकर उसने उसका रूप परिवर्तन करने का कार्य किया। उसे गर्मी लगी, उसे हवा की आवश्यकता महसूस हुई, उसने पंखा बना दिया। उसे बैठने की जरूरत पड़ी, उसने कुर्सी बना दी। उसे दरवाजे की आवश्यकता पड़ी, उसने दरवाजा बना दिया। अब लोहा एक का एक है, लोहे के अलग अलग रूप नहीं है, बस उस लोहे का क्या किया जा रहा है? जैसे जैसे आवश्यकता हो रही है वैसे वैसे उसका रूप परिवर्तित हो रहा है। तो यहां जो रूप परिवर्तित हुआ है वो रूप परिवर्तन करके जो नया संसाधन सामने आया है वो संसाधन कौन सा होगा मेरे प्यारों? वो संसाधन होगा मानव निर्मित संसाधन। वो संसाधन कौन सा होगा? वो संसाधन होगा मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन की जब परिभाषा देखें तो इस परिभाषा के अंदर क्या आएगा? इस मानव निर्मित संसाधन की परिभाषा के अंदर मानव निर्मित संसाधन, और मानव निर्मित संसाधन की परिभाषा के अंदर आता है जब मानव प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान, कौशल व प्रौद्योगिकी की सहायता से जब रूप परिवर्तित करता है तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब देखो मानव निर्मित संसाधन एक बार फिर हम जाने, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। अब मनुष्य ने उसका निर्माण किया कैसे है, किस प्रकार से किया है, क्यों किया है? तो क्यों किया है हम लोगों ने देखा था, क्योंकि उसको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना था। आवश्यकताएं बड़ी, आदि मानव जो था उसकी आवश्यकता कम थी तो कम वस्तुओं की उसकी जरूरत पड़ती थी। जंगलों के अंदर जहां कुछ मिल जाता था उसको खा लेता था, जो मिलता था उसको पहन लेता था, और जहां जगह मिलती थी वहां सो जाता था। लेकिन अब आप मुझे कहा अगर इस प्रकार से रहने के लिए क्या हमारे लिए संभव है? क्या उस आदि मानव की तरह हम रह सकते हैं? क्या उस आदि मानव की तरह हम सो सकते हैं? बिल्कुल ना सो सकते हैं, बिल्कुल ना रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकता बढ़ चुकी है, और आवश्यकता बढ़ चुकी है तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोगों ने नए नए साधन भी बना लिए थे।
कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और वही आवश्यकता नए नए आविष्कारों को जन्म दे रही है। तो यहां कैसे जन्म देगी, तो बताया गया है कि उन मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन है, उन संसाधनों को, जैसे अभी उदाहरण लिया था हम लोगों ने लोहा, तो प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को वो क्या करेगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब आवश्यकता के अनुसार रूप तो परिवर्तन कर लेगा, लेकिन रूप परिवर्तन करने के लिए भी क्या चाहिए, रूप परिवर्तन करने के लिए भी कई सारी चीजें चाहिए। ऐसा तो जादू की छड़ी है नहीं घुमाई और रूप परिवर्तित। तो रूप परिवर्तित करने के लिए क्या चाहिए, रूप परिवर्तित करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ज्ञान, नॉलेज। उसके पास में नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास में ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान वो रूप परिवर्तित नहीं कर सकता। सेकंड चीज जो आ रही है वो आ रही है कौशल यानी स्किल। जब तक उसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान होने से क्या हो गया, उसके पास में स्किल भी होनी चाहिए, उसके पास में एक कौशल होना चाहिए जिससे उस वस्तु को परिवर्तित करे। अब कौशल भी स्किल भी है, लेकिन उस कौशल का इस्तेमाल कहां करेगा, उस कौशल का इस्तेमाल करेगा वो टेक्नोलॉजी के साथ में। तो उसके पास में खाली कौशल और ज्ञान नहीं, ज्ञान और कौशल के साथ साथ में उसके पास में टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, उसके पास में स्किल भी होनी चाहिए। तो तीसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाती है टेक्नोलॉजी। तीसरी चीज कौन सी आ जाएगी, तीसरी चीज आ जाएगी टेक्नोलॉजी। जब ज्ञान आ जाएगा, जब कौशल आ जाएगा और साथ ही साथ वो ले आएगा टेक्नोलॉजी, तो ऐसी स्थिति में फिर उसे कोई रोक नहीं सकता अपनी आवश्यकता अनुसार नई वस्तु बनाने के लिए। और फिर वो हंसते हंसते खेलते खेलते क्या करेगा, नई वस्तु बना लेगा। और वो जो नई वस्तु आएगी, उसी नई वस्तु को प्यारे क्या कहा जाएगा, उसी नई वस्तु को कहा जाएगा मानव निर्मित संसाधन। उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मानव निर्मित संसाधन। फिर मानव निर्मित संसाधन के बाद एक बार पुनः चले हम मानव संसाधन की ओर। पहले इसके उदाहरण ले लेते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण लें तो यहां हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग लिख लेते हैं टीवी, पंखा, ये सारे के सारे किसमें आ रहे हैं, मानव निर्मित संसाधन के रूप में आ रहे हैं। या आप और हम जो संवाद कर रहे हैं वो आपके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल, ये भी क्या है, ये भी मानव निर्मित संसाधन है। ये भी क्या है, ये भी मानव निर्मित संसाधन है। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे आ रहा है मानव स्वयं। अब जी मानव भी कोई आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। इसलिए इन संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन वर्तमान में कौन है, मानव स्वयं। अब मानव स्वयं कैसे आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो बताया गया है कि अगर किसी को पढ़ना हो तो उस पढ़ने की आवश्यकता को कौन पूरा करेगा, टीचर पूरा करेगा। टीचर क्या है, मानव संसाधन है। अगर हम बीमार हैं तो हमारी चिकित्सा कौन करेगा, हमारी बीमारी का इलाज कौन करेगा, तो डॉक्टर कौन है, डॉक्टर स्वयं है मानव संसाधन। मकान बनाने के लिए हम स्वयं तो डॉक्टर, टीचर खुद मकान बना नहीं सकता, तो मकान बनाने के लिए कारीगर या मजदूर की आवश्यकता होगी, वो कौन है, वो भी है मानव संसाधन। कपड़े सिल रहा है वो टेलर, वो दर्जी कौन है, वो भी है मानव संसाधन। यानी मानव संसाधन किसे कहा जाएगा, वो व्यक्ति जो अपने ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण, अब एक नया शब्द आ गया क्या, प्रशिक्षण। तो मानव संसाधन किसको कहा जाएगा, मानव संसाधन की परिभाषा देखें, मानव संसाधन। सरल शब्द के अंदर हम कहें, जब मानव दूसरे मानव की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो जाता है, उसे मानव संसाधन कहा जाता है, उसे मानव संसाधन कहा जाता है। अब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। हम लोगों ने उदाहरण भी दिए थे, जैसे फिर एक बार बात कर लें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर आदि आदि। तो ये सब क्या है, दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। और ये दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो हैं, ये किस रूप में आएंगे, ये मानव संसाधन के रूप में आएंगे। आवश्यकताओं को पूरा करेंगे कैसे, किस प्रकार से आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, तो ये आवश्यकताओं को पूरा करते हैं अपने ज्ञान से। तीन चीजें होंगी, कौन कौन सी, चार चीजें होगी, कौन कौन सी, एक तो ज्ञान। अब ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद में क्या आ जाएगा, इनके ज्ञान, कैसे ज्ञान आ गया, ज्ञान के बाद में ये क्या किया इन्होंने ले लिया प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के बाद इनके अंदर क्या आ गया, इनके अंदर आ गया
कौशल, और कौशल के बाद में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा इस प्रौद्योगिकी का। तो ये जो चार चीजें हैं, इन चारों चीजों का जब उसने उपयोग किया तो इसके बाद में वो स्वयं बन जाएगा मानव संसाधन। इसके बाद में वो क्या बनेगा? इसके बाद में वो बन जाएगा मानव संसाधन। तो ये तो हुई मोटे मोटे रूप से हम संसाधनों का वर्गीकरण। इसके बाद में संसाधनों का और रूप देखें तो संसाधनों का और रूप देखेंगे तो हमने अभी बात की थी, एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानवीय संसाधन होता है। अब प्राकृतिक संसाधनों को भी फिर अलग अलग भागों में बांटेंगे। अभी प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा हम लोगों ने देखी थी। अब प्राकृतिक संसाधनों को हमें क्या करना है? अलग अलग भागों के अंदर बांटना है। कैसे प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग भागों के अंदर बांटे? तो प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग भागों के अंदर बांटे तो हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन होते हैं नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। अब आप कहोगे नवीकरणीय योग्य क्या होता है और अनवीकरणीय योग्य क्या होता है? जगदीश चौधरी पूछ रहे हैं, सर जी कौशल क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है जगदीश आपका। कौशल क्या होता है? कौशल का मतलब होता है स्किल। कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल। अब ये स्किल और कौशल है क्या? किसी कार्य को करने का जो कुशलतम तरीका है, उसी तरीकों को क्या कहा जाता है? उसी तरीके को कहा जाता है कौशल या स्किल। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कौशल या उसको कहा जाएगा स्किल। ठीक है, हम जैसे बात करें तो कौशल की बात करें तो कुछ मान लिया जाए, अभी हमको कहे कि मकान बनाना है, एक दीवार बना दो, तो दीवार पता है कि यहां पत्थर रखना है, बीच में सीमेंट का मसाला डालना, लेकिन वो दीवार बनाने का जो अच्छा तरीका होना चाहिए वो हमारे पास में नहीं है, तो हमारे अंदर उस काम का कौशल नहीं है। लेकिन वो कारीगर बनाएगा कि वो बड़ी कुशलता से बनाएगा। क्यों कुशलता से बनाएगा? क्योंकि उसके अंदर क्या है? कौशल है। और कुशल वही होगा जिसके अंदर कौशल होगा। तो कुशलता से कार्य करने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। कौशल किसे कहा जाता है? तो कौशल कहा जाता है कार्य करने के बेस्ट से बेस्ट तरीके को। क्या कहा जाता है? बेस्ट से बेस्ट तरीके को कहा जाता है। सर प्रौद्योगिकी क्या होता है? बेटा प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। अभी जिस माध्यम से आप मुझसे संवाद कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो और मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, ये सब क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाने का ज्ञान है, एक उदाहरण, पढ़ाने का ज्ञान है। दूसरी बात, मैंने पढ़ाने के लिए मैंने क्या की? ट्रेनिंग ली। मुझे पढ़ाना कैसे आया? मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने बीएड की तो वो मेरी ट्रेनिंग थी। तीसरी बात करूं तो फिर उसके बाद में ये जितने भी यहां पे इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हैं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, और इसका इस्तेमाल करके आप और हम एक दूसरे के सामने जुड़े बैठे हैं। ये क्या होंगे? ये सारे के सारे कौशल कहलाएंगे। अब यहां जो पढ़ाने का तरीका है, वो तरीका क्या? वो तरीका कौशल है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देना, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के कितने भाग होंगे? दो भाग। कौन कौन से दो भाग? नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। फिर मानवीय संसाधनों की बात करें तो मानवीय संसाधनों को भी कैसे व्यक्त करें? एक संरचना के आधार पर, एक संस्था के आधार पर। संरचना और संस्था के आधार पर कैसे? जैसे मान लिया हम लोगों ने मकान बना दिया, हम लोगों ने सड़क बना दी, हम लोगों ने हॉस्पिटल बना दिया, ये सारे भी क्या है? ये सारी संरचनाएं, ये सारी संस्थाएं। फिर आती है मात्रा और गुणवत्ता। फिर क्या आती है? मात्रा और गुणवत्ता। कितनी मात्रा में उसका क्या गुण होगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, ये सारे के सारे मानवीय संसाधनों के रूप होंगे। अब देखो, जब यहां नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य आए हैं, हम लोग इनको जानते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले हम बात करें नवीकरणीय योग्य संसाधनों के बारे में। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन किसको कहते हैं? एक परिभाषा के अंदर मैं बताऊं, प्रश्न भी आ चुका है, सर नवीकरणीय क्या होता है, सर अनवीकरणीय क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है? वेरी गुड, वाह वाह, प्रश्नों की तो जड़ी लगी है। तो हम सबसे पहले बात करें प्रशिक्षण किसको कहा जाता है? ट्रेनिंग। किसी भी काम को करने की ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग कौशल नहीं आएगा, और कौशल को लाने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। फिर बात करें यहां पर नवीकरण की। सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम नवीकरणीय। नवीकरणीय किसे कहा जाता है? नवीकरण की परिभाषा देखें, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। सरल भाषा के अंदर कहें, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उनका फिर से क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है। या इसको और हम कहें तो ऐसे संसाधन, ऐसे
संसाधन जिन्हें भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः निर्मित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब यहां रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः निर्मित किया जा सकता है। कैसे, कैसे निर्मित किया जा सकता है, कैसे उसका निर्माण करेंगे? तो निर्माण तो कैसे होगा? रासायनिक और भौतिक तरीके से। जैसे हम उदाहरण लेकर बात करें, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, मेरे घर पे सोलर प्लेट लगी है, सौर ऊर्जा बन रही है, बिजली चल रही है आराम से। अब जब तक सूरज है तब तक मुझे सूरज से ऊर्जा प्राप्त होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल प्राप्त होगी। ऐसा है क्या सूरज दादा चले जाएंगे तो फिर ऊर्जा कैसे? अरे सूरज स्थायी है, और जब तक सूरज है तब तक मुझे क्या होगी? बिजली बनेगी। मैं उस बिजली का उपयोग कर रहा हूं, और फिर बिजली क्या हो रही है? सूरज से बनती जा रही है। हवा चल रही है, बिजली बन रही है, नई हवा आ रही है, बिजली बन रही है, काम कंटिन्यू चल रहा है। ये काम रुकने वाला नहीं है। वो क्या होगा? वो यहां पर कहलाएगा नवीकरणीय संसाधन। उन संसाधनों को कैसा संसाधन कहा जाएगा? उन संसाधनों को कहा जाएगा नवीकरणीय संसाधन। उन संसाधनों को किस श्रेणी के अंदर रखा जाएगा? उनको रखा जाएगा नवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी के अंदर। वो किस रूप में आएंगे? वो आ जाएंगे नवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी के अंदर। पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, जल हो गया, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? ये नवीकरणीय संसाधनों के अंदर आएंगे। अब ऐसे ही अनवीकरणीय देख लो, ऐसे ही अनवीकरणीय देख लो। अनवीकरणीय किसको कहते हैं? जिन्हें नया नहीं बनाया जा सकता, जिन्हें बनाना आसान नहीं है, मनुष्य के रहते रहते जिन्हें नहीं बनाया जा सकता, वो सारे के सारे संसाधन कैसे हैं? वो सारे के सारे अनवीकरणीय के अंदर आएंगे। वो किस श्रेणी के अंदर आएंगे? वो आएंगे अनवीकरणीय की अंदर। अब देखो, अब यहां पर अनवीकरणीय देख लेते हैं। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो बताया गया है ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। जैसे बढ़िया उदाहरण याद आया है, देखो मजेदार उदाहरण याद आया है। अनवीकरणीय की हम बात करें, मैंने गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवा लिया, अब पेट्रोल खत्म हुआ, क्या उस गाड़ी के अंदर अपना पेट्रोल बन जाएगा? नहीं बनेगा। वो पेट्रोल पूरा का पूरा क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। जो गाड़ी के अंदर मैंने डलवाया था, वो गाड़ी के अंदर डलवाया पूरा क्या? खत्म। अब गाड़ी के अंदर पड़ा पड़ा तो अपना बनेगा नहीं। अब मुझे पेट्रोल भरवाने के लिए जाना पड़ेगा और नया पेट्रोल उसके अंदर डलवाऊंगा, तब मेरी गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी चलने वाली नहीं है। लेकिन आपके मोबाइल की बैटरी, आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, क्या फेंक देते हो? नई बैटरी डालते हो, उसे फिर क्या कर देते हो? चार्ज कर लेते हो। एक उदाहरण, एक बात समझाने के लिए, आपके दिमाग के अंदर बिठाने के लिए। तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हुई, हम लोगों ने उसको चार्ज किया और बैटरी दनादन चलने लग गई। ये क्या है? बस ऐसे ही नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता है। अब देखो यहां हम लोग उदाहरण लेकर बात करें, अनवीकरणीय के अंदर क्या होगा? तो इसका उदाहरण लेकर देखें तो इसके अंदर आ गया है पेट्रोल, डीजल और कोयला। अब ये पेट्रोल, डीजल और कोयला, मैंने 3 शब्द लिखे हैं, लेकिन इन सब की जगह एक शब्द लिखना हो तो इन सब की जगह पर एक शब्द लिखें तो क्या लिखेंगे? फटाफट फटाफट बता दो। पेट्रोल, डीजल और कोयला जो मैंने लिखा है, वो पेट्रोल, डीजल और कोयले को अगर मैं एक शब्द के अंदर लिखना चाहूं, अब देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा। पेट्रोल, डीजल और कोयला मैंने लिखा है, इन तीनों को एक शब्द के अंदर ही लिखना है।
तो एक शब्द के अंदर लिखने के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाए, इनको क्या लिखूं कि एक शब्द के अंदर ये तीनों ही आ जाए? रिचार्ज, नहीं नहीं नहीं। अरे वाह, क्या बात है। इनको कहा जाएगा जीवाश्म ईंधन। इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा जीवाश्म ईंधन। इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे जीवाश्म ईंधन। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात। अरे खनिज नहीं कहेंगे, जीवाश्म ईंधन। मतलब जीवाश्म ईंधन वाले, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे ज्ञान की तो दाद देनी पड़ेगी। शाबाश शेरों, शाबाश। तो पेट्रोल, डीजल और कोयला, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही है जीवाश्म ईंधन। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है, जो जीवों के सड़े गले अंश से बनते हैं, उन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लग जाता है। इन्हें बनाना मनुष्य के बस का नहीं है। बनते तो हैं, लेकिन बनने में क्या है? लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। एक बार धरती से पूरा पेट्रोल खत्म, तो क्या आपके बस में, हमारे बस में या वैज्ञानिकों के बस में है वापस पेट्रोल बनाना? हमारे बस में नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन खनिजों को क्या, इन संसाधनों को क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अब देखो, नवीकरणीय संसाधन जो है, वो नवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के कैसे हुए? अब नवीकरणीय संसाधनों के अंदर बात करें, एक तो होता है सतत अथवा प्रवाह। सतत अथवा प्रवाहमान का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यू चलता रहता है, जो निरंतर चलता रहता है, जिनका प्रवाह रुकता नहीं है। नदी रुकी हुई देखी क्या? कंटिन्यू चलती रहती है, समुद्र के अंदर जाकर ही वो दम लेती है, और समुद्र के अंदर भी जाकर दम लेती है, लेकिन जहां से स्टार्टिंग हुई वहां रुक जाएगी क्या? वहां से पानी कंटिन्यू निरंतर क्या होगा? चलता रहेगा। हवा रुकी हुई देखी क्या? वो भी क्या हो रही है? बह रही है, उसका प्रवाह चल रहा है, गति चल रही है, वो भी रुकी हुई नहीं है। तो यहां जैसे हम बात करें हवा और पानी, ये दोनों ही क्या है? प्रवाहमान है। इनका चक्र चलता रहता है। जैसे हम लोग जल की बात करें, अब नदी की तो बात कर ली, नदी का पानी समुद्र में गया, समुद्र से फिर वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा बादल बना, पुनः बादल बरसा, और वो जल चक्र जो है वो कंटिन्यू क्या होगा? चलता रहेगा, वो समाप्त होने वाला नहीं है। और दूसरा आ जाता है जैव। इस जैव के अंदर क्या हो जाएगा? एक तो आ जाएंगे जंगल के अंदर जो हम लोगों को पेड़ पौधे नजर आते हैं, प्राकृतिक वनस्पति नजर आती है, वो प्राकृतिक वनस्पति। और वनस्पति के साथ साथ में दूसरा हम बात करें तो ये जो वन्य जीव जंतु है, वो सारे के सारे जीव जंतु। अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। अब अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के कैसे होते हैं? इनके अंदर कुछ तो होते हैं पुनः चक्रीय और कुछ होते हैं अचक्रीय। पुनः चक्रीय की बात करें, जैसे धातु, जैसे धातु, मान लिया जाए मैंने लोहे का दरवाजा बनाया। अब लोहे का दरवाजा बनाया, 5 साल, 10, 20, 25, 60 साल बाद वो लोहा खत्म, वो सड़ गल गया था, उसके अंदर जंग लग गया था। अब दरवाजा क्या करूं? फेंक दूं बाहर? नहीं, मैं कबड्डी वाले को दूंगा। अब कबड्डी वाले क्या करेगा? उसको वापस ले जाकर किसी और बड़े कबड्डी वाले को देगा। वो क्या करेगा? वहां जहां कहीं ना कहीं उसका रिसाइकलिंग होगा, तो वहां पुनः चक्रण होगा, उसको ले जाकर देगा, और उस लोहे का फिर क्या कर दिया जाएगा? रूप परिवर्तित कर दिया जाएगा। या इससे बढ़िया उदाहरण दें, सोने की अंगूठी। चलो आपकी अंगूठी टूट गई, फेंक दोगे क्या? और फेंको तो मुझे बताकर फेंकना, मैं उठाने के लिए आ जाऊंगा। अब सोने की अंगूठी टूट जाती है, सोने की अंगूठी को टूटने के बाद हम फेंकते नहीं है, उस सोने की अंगूठी को हम क्या करते हैं? रूप परिवर्तित करवाते हैं। अंगूठी टूट गई तो क्या हो गया? कुछ सोना और मिलवा दो, नई अंगूठी बनवा लो, नई अंगूठी बनवा लो। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रूप परिवर्तित। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा रूप परिवर्तित, या इसको कहा जाएगा पुनः चक्रीय। यानी एक से क्या किया जाएगा? दूसरा रूप बदला जाएगा, एक का फिर क्या कर दिया जाएगा? रूप बदला जाएगा। लेकिन अब नया सोना नहीं बना सकता, सोने का रूप बदल सकता हूं, सोने का रूप क्या कर सकता हूं? बदल सकता हूं, लेकिन नया सोना नहीं बनाया जा सकता। नया सोना बनाया जा सकता है क्या? जमीन के अंदर हम नया सोना थोड़ी बना सकते हैं। बस सोने का क्या किया जा सकता है? केवल और केवल रूप बदला जा सकता है। उसके रूप के अंदर क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन नया सोना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सोना क्या है? अनवीकरणीय है। जैसे यहां पर हम देखें तो इसमें हो गया सोना और लोहा। और अभी यहां जीवाश्म ईंधन की बात की थी, जिनका हम रूप भी नहीं बदल सकते। पेट्रोल का रूप बदल लोगे क्या? गाड़ी के अंदर डाला हुआ था, गाड़ी के अंदर डले डले पेट्रोल खत्म हुआ। अब पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या हो गया? वो पेट्रोल जल के डीजल बन जाएगा? अरे नहीं, वो कुछ नहीं बनेगा, धक्का गाड़ी बनेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बन सकता। तो ध्यान देना, यहां जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन के अंदर क्या आ रहा है? जीवाश्म ईंधन के अंदर आ रहा है पेट्रोल।
जीवाश्म ईंधन के अंदर आ रहा है डीजल और जीवाश्म ईंधन के अंदर आ रहा है कोयला। इनका एक बार अगर इस्तेमाल हो जाए उसके बाद में कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ भी इसके वापस नया रूप बनाया नहीं जा सकता, पूरा का पूरा खत्म। लेकिन यहां खत्म भी हो गया, हम क्या करेंगे, उसका रूप परिवर्तित कर देंगे। तो अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनको मनुष्य अपने जीवन में पुनः निर्मित नहीं कर सकता, जिनके निर्माण की प्रक्रिया मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो अनवीकरणीय के अंदर आएंगे। अब अनवीकरण भी हो गए दो प्रकार के, एक चक्रीय एक अचक्रीय, एक जिन्हें फिर से बनाया जा सकता है, एक जिन्हें फिर से बनाया नहीं जा सकता। फिर हम देखें आगे बढ़े तो हमारे पास में आ रहे हैं, अब देखो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के, अब संसाधनों के प्रकार पढ़ेंगे, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार देखा जाए तो सबसे पहला प्रकार क्या आ रहा है मेरे प्यारों, सबसे पहला प्रकार आ रहा है उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर ये संसाधन कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर ये संसाधन कितने प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर ये संसाधन दो प्रकार के। और दो प्रकार कौन कौन से होंगे, दो प्रकार देखे जाए तो पहला प्रकार तो आ रहा है जैव संसाधन या जैविक संसाधन। कौन सा है, जैव या जैविक संसाधन। और दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है अजैव संसाधन। दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है अजैव संसाधन। अब जैविक संसाधन किसको कहते हैं, जैविक संसाधन क्या होता है, किसको कहा जाता है ये जैविक संसाधन, जैविक संसाधन से क्या अभिप्राय है, जैविक संसाधन क्या होता है, फास्ट बताना कितनी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है जैविक संसाधनों के बारे में। अब जब जैविक संसाधनों की बात करें तो जैविक संसाधन किसको कहा जाएगा, पहले आइए जैविक संसाधनों का नंबर लगा लेते हैं। जैव संसाधन, यहां क्या होगा, जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल में जीवों द्वारा हुई है उसे जैव संसाधन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे जैव संसाधन कहा जाता है। वेरी गुड। जो जैव मंडल में है, जो कहां है, जैव मंडल में। और उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, जीवों के द्वारा हुई है। अब कई लोगों के दिमाग के अंदर यह भी होगा कि सर ये जैव मंडल किसको कहते हैं, ये जैव मंडल क्या होता है, किसको कहते हैं जैव मंडल। तो जैव मंडल के बारे में बात करें, यहां हम जैव मंडल को समझे। जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल की परिभाषा के रूप में बताया गया है स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल। ये तीनों ही जहां पर मिलते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल के मिलने के स्थान को जैव मंडल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा, जैव मंडल कहा जाएगा। जैसे समझें, अब देखो यहां यह मान लिया जाए, ये क्या है, ये है वायु मंडल, ये क्या है, ये है स्थल मंडल, और ये क्या है, ये है जल मंडल। ये क्या है, ये है जल मंडल। अब ये तीनों मंडल मिल कहां रहे हैं, इन तीनों मंडलों का मिलन किस स्थान पर हो रहा है। यहां देखा जाए तो यहां स्थल और जल वायु मिल रहे हैं, यहां देखा जाए तो यहां पर क्या हो रहा है, स्थल और जल मिल रहे हैं, यहां देखा जाए तो ये जल और वायु मिल रहे हैं। लेकिन यहां एक स्थान ऐसा है, ये वाला स्थान, ये वाला स्थान, इस स्थान को क्या कहा जाएगा, इस स्थान को कहा जाएगा जैव मंडल। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जैव मंडल, क्योंकि यहां पर तीनों मंडल क्या है, मिल रहे हैं। यहां पर क्या है, तीनों मंडलों का मिलन हो रहा है। कौन कौन से, वायु, जल
और स्थल, और जहां तीनों मंडल मिलेंगे उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा जैव मंडल। उसको किस नाम से जानेंगे? उसको कहा जाएगा जैव मंडल के नाम से। जैव मंडल के नाम से उसको जाना जाएगा। तो यहां हम लोगों ने जो अभी जैव संसाधनों की परिभाषा देखी, तो जैव संसाधन कहां पाए जाते हैं? तो जैव संसाधन पाए जाते हैं जैव मंडल के अंदर। उत्पत्ति किससे होती है? इनकी उत्पत्ति होती है जीवों के द्वारा। और वो संसाधन कैसे संसाधन? जैव संसाधन कहलाएंगे, जैसे आप लोगों के सामने हैं। अब देखो यहां जैव मंडल के अंदर आप लोगों को यहां पर क्या नजर आ रहे हैं? यहां नजर आ रहे हैं मनुष्य। यहां क्या नजर आ रहे हैं? यहां नजर आ रहे हैं जीव जंतु, और इनके अलावा पेड़ पौधे, इनके अलावा जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो वनस्पति, जीव जंतु, प्राणी मात्र, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? ये सारे के सारे आ जाएंगे जैव संसाधन के अंदर। फिर बात करें अजैव संसाधनों के बारे में, तो अभी जो जैव संसाधन की परिभाषा देखी थी, ठीक उसकी विपरीत उल्टा करना है। क्या करना है? ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवों के द्वारा नहीं हुई है। वो संसाधन कैसे संसाधन है? वो संसाधन अजैव संसाधन है। उन संसाधनों को कैसे संसाधन कहेंगे? उन संसाधनों को अजैव संसाधन कहा जाएगा। परिभाषा देखी जाए, ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवों के द्वारा नहीं हुई है, और जिनकी उत्पत्ति जीवों के द्वारा नहीं हुई, वो संसाधन कैसे संसाधन कहलाएंगे? वो संसाधन अजैव संसाधन कहलाएंगे। वो संसाधन किस रूप में आएंगे? अजैव। जैसे यहां देखा जाए, आप लोगों को कई प्रकार की धातुएं नजर आ रही है, गैस नजर आ रही है। तो यहां ये जो आप लोगों को सोना नजर आ रहा है, यहां आप लोगों को ये जो कोयला नजर आ रहा है, ये सोना, कोयला, धातु, चट्टान, ये सब किसके अंदर आएगी? ये सारी की सारी आ जाएगी अजैव संसाधनों के रूप में। ये किस रूप में आएगी? ये आएगी अजैव संसाधनों के रूप में। तो यहां जब अजैव संसाधनों की परिभाषा देखें, तो अजैव संसाधन किसे कहा जाता है? तो अजैव संसाधन की परिभाषा के रूप में हम लोगों को मिलेंगे ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवों द्वारा नहीं हुई है। ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवों द्वारा नहीं हुई है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अजैव संसाधन। जैसे हम उदाहरण लेकर बात करें, तो उदाहरण लेकर बात करें तो इसके अंदर आ रहा है चट्टानें हो गई, अनेक प्रकार की धातुएं हो गई। ये सारी की सारी किस रूप में आएगी? ये सारी की सारी अजैव संसाधनों के रूप में आएगी। इनको किस रूप में देखेंगे? इनको अजैव संसाधनों के रूप में देखा जाएगा। फिर संसाधनों के बारे में बात करें समाप्त्या के आधार पर। यह समाप्त्या क्या होती है? समाप्त्या किसको कहा जाता है? तो समाप्त्या के आधार पर हम बात करें तो ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आ रहा है, एक तो देखो नवीकरणीय योग्य और एक अनवीकरणीय योग्य। अभी हम लोगों ने पूर्व में भी इसके बारे में चर्चा की थी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन देखा था जिन्हें पुनः निर्मित किया जा सके, जिन्हें पुनः उपयोग में लिया जा सके, पुनः उपयोग हो सके, और पुनः उपयोग हो सके। जैसे हम लोगों ने बात की थी सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और साथ साथ में हम लोगों ने देखा था पवन ऊर्जा। जब तक सूरज है तब तक सौर ऊर्जा मिलेगी, जब तक हवा चलती रहेगी तब तक पवन ऊर्जा मिलती रहेगी। तो सौर और पवन ये दोनों कैसे हैं? इनको फिर से बनाया जा सकता है, इन्हें नया बनाया जा सकता है रासायनिक और भौतिक गुणों के माध्यम से। तो ये किस में आएंगे? नवीकरणीय में। और अनवीकरणीय के बारे में बात करें तो अनवीकरणीय के अंदर क्या आएंगे? जिन्हें बनाना फिर आसान नहीं है, जिनकी उत्पत्ति मनुष्य के जीवन काल के अंदर पुनः नहीं हो सकती, एक बार समाप्त हो जाए उसको वापस बनाया नहीं जा सकता, वो आएगा अनवीकरणीय के अंदर। अब देखो हम बात करें स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले स्वामित्व की बात करें, मालिकाना अधिकार, हक। स्वामित्व का अर्थ क्या होगा? मालिकाना अधिकार या हक। ये चीज मेरी है, ये मेरापन, ये क्या है? ये स्वामित्व है। ये क्या है? ये स्वामित्व है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरी है, ये स्वामित्व है। तो यहां जब स्वामित्व के आधार पर बात की जाए तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाएगा? 4 भागों के अंदर बांटा जाएगा। 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 भाग हो जाएंगे। सबसे पहले तो व्यक्तिगत संसाधन।
उसके बाद में आ जाएंगे सामुदायिक संसाधन, तीसरे नंबर पे आएंगे राष्ट्रीय संसाधन और चौथे नंबर पे आ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। किसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन, किसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन, किसे कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन और किसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। सबसे पहले संसाधन कौन से आ रहे हैं? सबसे पहले आ रहे हैं व्यक्तिगत संसाधन। इन व्यक्तिगत संसाधनों को मैं क्या बोल सकता हूं? निजी संसाधन भी बोल सकता हूं। ऐसे संसाधन जो निजी स्वामित्व में हो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जो निजी स्वामित्व के हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। उसे कैसे संसाधन कहा जाएगा? उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाएगा। कैसे? उदाहरण देकर बताओ सर, फिर समझ में आएगा। ऐसे कैसे मान ले? तो ध्यान रखना, ऐसे संसाधन जो निजी स्वामित्व के हो, जिसपे एक व्यक्ति का अधिकार हो, जो पर्सनल प्रॉपर्टी हो, वो क्या कहलाएंगे? वो निजी संसाधन कहलाएंगे। जो इंडिविजुअल हो, जो किसी के साथ किसी और का उस पर अधिकार नहीं हो, जो मेरे खुद के हो, वो क्या कहलाएंगे? निजी स्वामित्व वाले संसाधन। जैसे उदाहरण लेकर हम बात करें, एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल के अंदर आ रहा है घर आ गया है, गाड़ी आ गया है, या फिर सबसे अच्छा मैं उदाहरण दूं तो मोबाइल आ गया है। अब आपके हाथ में जो चीज है अभी, जिससे आप इस क्लास को देख रहे हो, बराबर बराबर आपके मेरे बीच के अंदर संवाद चल रहा है, वो क्या है? मोबाइल है। किसका मोबाइल है? आपका खुद का है। ऐसा थोड़ी है कि हम 10-15 जने मिलकर चंदा इकट्ठा करके पैसे इकट्ठे किए और फिर हम मोबाइल खरीद के लेकर आए। अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में मोबाइल क्या हो जाएगा? सामुदायिक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा? सामुदायिक हो जाएगा। अगर खुद का है, और खुद का है तो फिर वो कैसा है? वो निजी स्वामित्व वाला है। खुद का है, पर्सनल है, मेरा खुद का है, मैं खुद पैसे खरीद कर मोबाइल लेके आया हूं, तो मोबाइल कैसा है? तो मोबाइल है वो पर्सनल। लेकिन अगर यही मेरे 7, 8, 10, 15, 20, 25 रिश्तेदारों को कहते हैं लाओ सब 2,000 रुपए मोबाइल लेके आते हैं, फिर मोबाइल कैसा होगा? फिर मोबाइल हो जाएगा यहां पर सामुदायिक। जो मेरा खुद का नहीं, फिर मेरा खुद का अधिकार नहीं, उस पर सब हम जो 20-25 लोग हैं उन सबका अधिकार हो जाएगा। वेरी गुड। कोई कह रहा है मैं कंप्यूटर में देख रहा हूं, मैं लैपटॉप में देख रहा हूं। अरे है तो ये अपना खुद का ना बेटा, पापा का भी है तो पापा भी तो अपने ही है, और पापा अपने हैं तो पापा का मोबाइल भी अपना ही हुआ। वो भी क्या है? वो पर्सनल मोबाइल है। वो भी क्या है? पर्सनल मोबाइल है। बिल्कुल, हाँ पर्सनल है, मुझे मालूम है। तो वो जो पर्सनल मोबाइल है वो क्या है? वो है व्यक्तिगत संसाधन। वो क्या है? वो है व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। ओहो, कोई कह रहे मम्मी का भी है मोबाइल। अरे वाह, मम्मी का है, भैया का, दीदी का है, किसी का है, लेकिन वो क्या है? वो व्यक्तिगत संसाधन है। वो कैसा है? वो व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे आप लोगों के घर हो गए, मकान बना हुआ है, खेत है, आप लोगों का मोबाइल है, आप लोगों की गाड़ी है, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे हैं व्यक्तिगत संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधनों के बाद हम बात करें तो यहां पर आ जाते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। दूसरे नंबर पे कौन से आएंगे? दूसरे नंबर पे आएंगे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अभी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या होंगे? अभी हम लोगों ने व्यक्ति के बारे में बात की थी। अब व्यक्ति के बारे में बात ना करके किसके बारे में बात करेंगे? समुदाय के बारे में बात करेंगे। तो बताए गए हैं ऐसे संसाधन जिस पर समुदाय के संपूर्ण लोगों का अधिकार हो, उसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहा जाता है।
संसाधन कहा जाता है। अब सुनो मेरी बात को अच्छे से देखो और समझो। सामुदायिक वाले संसाधन के बारे में बात करें तो सामुदायिक वाले संसाधन क्या होगा, जिसपे किसका अधिकार होगा, संपूर्ण समुदाय के अंदर रहने वाले लोगों का। अब समुदाय क्या होता है, अलग अलग कम्युनिटी। समुदाय क्या होगा, अलग अलग कम्युनिटी। जैसे आप लोगों ने देखा है कि मंदिर बने हुए हैं, अब मंदिर बने हुए मान लिया जाए ब्राह्मण समाज का मंदिर अलग बना हुआ है, जैन समाज का मंदिर अलग बना हुआ है, राजपूत समाज का मंदिर अलग बना हुआ है, कुम्हार समाज का मंदिर अलग बना हुआ है। अलग अलग समाज, अलग अलग समुदाय, इन लोगों ने अपना अपना क्या कर रखा है, अलग अलग मंदिर बना रखे हैं। या फिर मान लिया जाए पार्क बना हुआ है। अब पार्क क्या है, एक कम्युनिटी का बना हुआ है, उस सेक्टर के अंदर एक कॉलोनी का पार्क है। तो अब यहां इस कॉलोनी में जो पार्क है, क्या वो 50 किलोमीटर दूर की कॉलोनी वाले उस पार्क के अंदर आएंगे? नहीं। जिनका आसपास रहने वाले लोग हैं वही उसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वही उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। जैसे मान लिया जाए शमशान घाट। अरे सर क्या सी खतरनाक बात बोल रहे हो क्लास में। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं, शमशान घाट। ये जो शमशान भूमि है, कोई बोलता है क्या मेरे अकेला का शमशान है, मैं अकेला लेटूंगा वहां जाकर? ये अकेले का शमशान नहीं है, वो किसका है, वो संपूर्ण समुदाय का है। और उस समुदाय के लोग उसका पूरा का पूरा क्या करेंगे, भरपूर उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, यहां जैसे हम लोगों ने उदाहरण लेकर बात की तो क्या देखा हम लोगों ने, पार्क आ गया है, मंदिर आ गया है, शमशान भूमि आ गई है, गांव के अंदर पशुओं को चराने के लिए जो चारागाह क्षेत्र होता है वो हो गया है, और साथ ही साथ हम बात करें तो तालाब हो गया है। ये तालाब भी, अब तालाब देखो दो प्रकार से भी हो सकता है, तालाब निजी भी हो सकता है और तालाब सामुदायिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकते हैं। तो ध्यान रखना यहां पर इसके उदाहरणों में क्या क्या होगा। तो हम उदाहरण लेकर बात करें तो उदाहरण के अंदर मंदिर हो गया, पार्क हो गया, और शमशान भूमि हो गई, और चारागाह भूमि हो गई। ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, ये सारा का सारा आएगा इस सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के अंदर। ये किस में आएंगे, ये सारे के सारे आएंगे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के अंदर। अब ऐसा कोई हो तो मुझे बताओ कि ये मेरा पर्सनल शमशान घाट है, इस पे केवल और केवल मैंने रजिस्टर्ड करवा रखा है, इसके अलावा और यहां पर कोई भी नहीं आएगा। ऐसा कोई है जो कहता है मंदिर मेरे अकेले का, मैं अकेले इस मंदिर के अंदर बैठकर पूजा करूंगा, इसके अलावा और कोई मेरे मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए नहीं आएगा। ये जो पार्क है वो पार्क मेरे अकेले का है, यहां पर किसी को आने नहीं दूंगा। निजी का मतलब अभी बताया था बेटा, व्यक्तिगत, पर्सनल, ठीक है। और साथ साथ में हम बात करें तो चारागाह भूमि पशुओं को चराने के लिए, वो किसके अंदर आएगी, वो भी आएगी यहां पर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों के अंदर। फिर बात करें तो हमारे पास में आ रहा है राष्ट्रीय संसाधन। फिर कौन सा आ रहा है, फिर आ रहा है राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, इसमें किसका अधिकार होता है? तो देखो इसकी परिभाषा जब देखें राष्ट्रीय संसाधन की, तो तकनीकी तौर पर जितने भी देश के अंदर चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है, वैसे तो राष्ट्र की चीजें जो राष्ट्र के अधिकार के अंदर आ जाती है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी क्या कर सकती है, अपने अधिकार के अंदर ले सकती है, क्योंकि हम लोगों को पहले 7 मौलिक अधिकार थे, और 7 मौलिक अधिकार कौन से थे, उसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उस संपत्ति के अधिकार को तो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार कितने बचे पीछे, 6 अधिकार बचे। अगर हमारे पास में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में होता तो सरकार चाहकर भी हमारी संपत्ति को नहीं ले सकती। आप लोगों ने देखा है कि कई बार सड़क निकलती है, सड़क बड़ी होती है, लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है, लोगों के खेत में से सड़कें निकाली जाती है और लोग कुछ नहीं कर पाते, और उन लोगों को वो जमीन सरकार को देनी पड़ती है, क्योंकि सरकार के पास में अधिकार है कि राष्ट्र के अंदर जो भी चीज है वो किसकी है, सरकार की है। हम कहें कि फिर हमारी कहां गई है, तुम्हारी है, हमारी है, लेकिन सरकार को आवश्यकता होगी तो सरकार उस चीज को क्या कर सकती है, ले सकती है। सरकार उसको क्या कर सकती है, ले सकती है। सरकार उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर सकती है। तो ऐसे देखा जाए तो जिस पर सरकार का अधिकार हो, जिस पर ऐसे संसाधन जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में हो,
जिस पर किसका अधिकार हो, हमारे राष्ट्र का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। जैसे उदाहरण लेकर हम बात करें तो इसमें आ जाती है सड़क। अब सड़क किसकी है, सड़क राष्ट्र की है, किसी एक व्यक्ति की है क्या, किसी एक समुदाय की है क्या, किसी कोई एक कुछ विशेष लोगों की है क्या, उनकी तो नहीं है। साथ साथ हम बात करें जितने भी प्रकार के जो खनिज है वो सारे के सारे खनिज वो किसके हैं, वो सरकार के हैं। वो किसके हैं खनिज, वो खनिज सारे के सारे जो होंगे वो खनिज सरकार के होंगे। साथ साथ हम बात करें खनिजों के अलावा तो हम देखें रेलवे लाइन, ये रेलवे क्षेत्र जो है वो रेलवे भी किसकी है, रेलवे भी पूरी की पूरी है सरकार की। अब आप कहोगे सर मान लिया जाए हमारा घर हो और हमारे घर के नीचे कोई खनिज निकल जाए, मान लिया मेरा घर है, घर के नीचे पेट्रोल का कुआं है और मैं पेट्रोल जैसे जमीन खोदने लगा, जमीन घर बनाने के लिए मैंने प्लॉट लिया, प्लॉट खोदने लगा, प्लॉट नींव खोदने लगा, मैं अंडरग्राउंड बना रहा हूं और अंदर से पेट्रोल निकल कर आ गया। अब इस पेट्रोल पर मेरा अधिकार रहेगा या सरकार का अधिकार रहेगा, फटाफट बताओ। या मैंने जमीन खोदनी शुरू की, अंदर से मुझे सोना निकला, एक पूरा का पूरा मटका पूरा सोने से भरा हुआ, सोने के सिक्के भरे हुए, और वो आया, कई बार सुना है ना। तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में वो जो जमीन के नीचे प्राप्त हो रहे हैं उस पे हमारा अधिकार नहीं है, उस पे किसका अधिकार है, राष्ट्र का अधिकार है। जो इस पृथ्वी के नीचे जो चीजें, हमारे देश की जो सीमाएं हैं, उस सीमा के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें किसकी होगी, वो सारी की सारी चीजें राष्ट्र की होगी। उस पे किसका अधिकार होगा, राष्ट्र का अधिकार होगा। और उन संसाधनों को भी कैसे संसाधन कहा जाएगा, उन संसाधनों को भी राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा। उनको क्या कहा जाएगा, उनको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा, उनको राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाना जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संसाधन बच रहा है, आपके अंतरराष्ट्रीय संसाधन बच रहा है और साथ ही साथ इन संसाधनों का किस प्रकार से विकास होगा, रिसोर्सेस डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्सेस डेवलपमेंट बच रहा है। लेकिन बच रहा है तो बच रहा है क्योंकि समय भी इधर मुझे क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। और समय इशारा कर रहा है, समय कह रहा है रुक जा, थम जा, और इन बच्चों को अगली बारी के अंदर भी कुछ बता देना, पढ़ा देना और इनको आगे से आगे कंटिन्यू लेकर चलना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल्स का जो कोर्स है 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, तो संपूर्ण जानकारी उसके अंदर दी गई है। उसके अंदर पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे, उसके अंदर ई नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही प्रकार की क्लासें आपको मिलेगी, और एक से एक विषय के अंदर महारथी गुरुजन आप लोगों को, आपका अगर कोई भी विषय कठिन लगता हो उसको रोचक बनाने की कोशिश करेंगे। तो चूकिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, और आज ही उत्कर्ष का कोर्स जो है वो कोर्स परचेज कीजिए। ऐसे मौके बार बार मिलने वाले नहीं है। और मेरे प्यारों, अभी तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल के अंदर क्या धुआंधार पारी चल रही है। जो लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, बता दो एक बार प्यारों, क्या हिस्ट्री और पॉलिटिकल के अंदर अपना खेल चल रहा है, कितने मजे ले लेकर झूम झूम कर। कई सारे लोग कह रहे हैं सर सबसे बोरिंग ही सामाजिक लगती थी, और अब सबसे ज्यादा जो मजा है पढ़ने में, इंटरेस्ट है पढ़ने में, वो भी किसमें आ रहा है, सामाजिक के अंदर ही आ रहा है। तो ऐसे ही मजे ले लेकर, ऐसे ही झूम झूम कर, ऐसे ही बड़े हंसते हंसते सामाजिक का जो सफर है वो सामाजिक का सफर आराम से हम तय करेंगे। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, कई सारे लोग कहते हैं सर सामाजिक को क्या पढ़ना। अरे सामाजिक को पढ़ना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, और समाज में रह रहे हैं तो हमारे लिए समाज को जानना, समाज की स्थिति के बारे में जानना और हमारे चारों ओर क्या उसके बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमारे लिए सामाजिक बहुत महत्वपूर्ण बनती है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय आपको नहीं रहने दूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। और हंसते हंसते सामाजिक के जो रास्ते हैं वो रास्ते हमारे तय हो जाएंगे। और जो ड्रीम 100 है, याद है ना ड्रीम 100, वो ड्रीम 100 तो इस बार पूरा करना ही है। हमारे कुमार सर कहते हैं ना बोर्ड की खोपड़ी में छेद, तो इस बार बोर्ड की खोपड़ी के अंदर करना है छेद। तो तैयार रहना अगले शनिवार को इसी टाइम, और अपने जो दूसरे साथी उन दूसरे साथियों को भी बता देना। और जो जो अभी तक कोर्स नहीं लिए, ऐसे मौके चूकना मत, फटाफट उत्कर्ष का कोर्स लेना, और फिर रोज हम और आप इसी प्रकार से हंसते हंसते अपने जो रास्ते हैं वो रास्ते तय करेंगे। दीजिए मुझे अनुमति। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।